गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम पढ़ेंगे वह आधुनिक भारतीय इतिहास का एक टॉपिक है जिसका नाम है बंगाल प्लासी का युद्ध। बंगाल का प्लासी का युद्ध है। अब इसमें पिछली क्लासों पर अगर नजर डालें तो हम लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़ा था कि जब उत्तरवर्ती मुगल शासक यानी 1700 औरंगजेब के बाद 1707 से लेकर 1857 के काल को उत्तरवर्ती मुगल काल कहते हैं। और इस समय में कमजोर मुगल शासकों का यह दौर कमजोर मुगल शासकों का दौर है। और इस दौर में किस तरह से मुगल साम्राज्य के जो सूबे हैं वो धीरे धीरे मुगल साम्राज्य से अपना संबंध तोड़ रहे हैं और स्वतंत्र प्रांत के रूप में अपना अस्तित्व स्थापित कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने देखा था कि अवध, बंगाल, हैदराबाद, मैसूर, रुहेलखंड और जयपुर जैसे राज्य अपनी स्वतंत्रता घोषित कर देते हैं और मुगल साम्राज्य से अलग अपने अस्तित्व की घोषणा करती हैं। क्लियर हुआ। अब इसी में पिछली क्लासों में जो हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से अवध राज्य स्वतंत्र होता है। मोहम्मद शाह के काल में सादत खां 1724 ईस्वी में अवध राज्य की स्थापना करता है और स्वतंत्र और अवध राज्य का अस्तित्व 1724 से लेकर 1856 ईस्वी तक रहता है। ब्रिटिश साम्राज्य अपने साम्राज्य विस्तार नीति के तहत डलहौजी अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को हड़प लेता है 1856 ईस्वी में। उसके बाद से स्वतंत्र अवध प्रांत की कहानी समाप्त हो जाती है। दूसरा प्रांत है जो है बंगाल। आज हम बंगाल के विषय में पढ़ेंगे कि किस तरह से बंगाल मुगल सूबे से स्वतंत्र होता है और धीरे धीरे बंगाल पर किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी अपना साम्राज्य स्थापित करके एक समय ऐसा आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल को भी अपने अधीन ले लेती है, जिस तरह से हम लोगों ने पिछली क्लास में अवध के विषय में पढ़ा था। इसी दौरान हम बंगाल के एक प्रसिद्ध युद्ध, इतिहास का एक प्रसिद्ध युद्ध है जिसे हम बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध कहते हैं, तो प्लासी के युद्ध को भी समझेंगे। और ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, बिहार एसआई, यूपी एसआई, यूपी लोअर पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, एमपी पीसीएस आदि परीक्षाओं में लगातार प्रश्न पूछे गए हैं। यदि आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का रिव्यू करेंगे, देखेंगे, तो आपको लगेगा कि बहुत सारे प्रश्न इस टॉपिक से आपके आए हैं। यदि इस टॉपिक को आप आराम से सुनते हैं और समझते हैं और 2-4 बार इसका को रिपीट करते हैं तो मेरा विश्वास है कि बंगाल से आने वाले कोई भी प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे। तो आज हम इस बंगाल को प्लासी के युद्ध तक पढ़ेंगे और अगली क्लास में हम बक्सर के युद्ध के विषय में पढ़ेंगे और बंगाल कैसे धीरे धीरे मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र होता है, कुछ दिनों तक अपना स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित रखता है और धीरे धीरे कैसे यह ब्रिटिश कब्जे में चला जाता है, इसकी कहानी हम समझेंगे। अब हम आते हैं सीधे अपने टॉपिक पर कि बंगाल के नवाबों के विषय में हम पढ़ेंगे। बंगाल 1713 से लेकर 1727 ईस्वी तक बंगाल का प्रारंभ में सूबेदार रहा मुर्शिद कुली खां और धीरे धीरे मोहम्मद शाह के काल में जब ईरानी और तुरानी ग्रुपों के बीच षड्यंत्र होने लगा था गद्दी को लेकर, तो यह कैसे मुर्शिद कुली खां अपने को मुगल राजनीति से अलग करता है और बंगाल में एक स्वतंत्र प्रांतीय राज्य की स्थापना करता है। और स्वतंत्र प्रांतीय राज्य का प्रथम संस्थापक बंगाल का कौन है? मुर्शिद कुली खां। और मुर्शिद कुली खां ने कब स्थापना की है? तो लगभग 1719 से 1722 के आसपास मुर्शिद कुली खां ने बंगाल को एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में स्थापित किया। अपने नाम के सिक्के ढलवाए, नवाज में अपने खुतबे पढ़वाए और अपने को मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र कर लिया। लेकिन पूरी तरह से ये स्वतंत्र राज्य नहीं है और जो स्वतंत्र है, मुगलों से इसने अपना नाता नहीं तोड़ा है। इसके बाद मुर्शिद कुली खां के बाद शुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बनता है, जो 1727 से लेकर 1739 ईस्वी तक नवाब रहता है। उसके बाद सरफराज खां 1739 से 1740 ईस्वी तक मात्र 1 वर्ष के लिए यह नवाब बनता है। इसके बाद अलीवर्दी खां, इसका नाम याद रखेंगे, ये एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है दोनों नाम। मुर्शिद कुली खां 1713 से 27
उसके बाद से सुजाउद्दौला, ये नहीं भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सरफराज खां, यहाँ से भी प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अलीवर्दी खां 1740 से 1756, यह बंगाल का एक प्रसिद्ध नवाब है, इसके विषय में आप याद रखेंगे। इसके बाद सिराजुद्दौला, इसको तो बिल्कुल याद ही रखेंगे, इसी के समय प्लासी का युद्ध होता है 1756 से 1757, यह 1 साल के लिए नवाब रहता है, लेकिन इसका टाइम पीरियड इतिहास के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण यह नवाब है। इसके बाद मीर जाफर 1757 से 1760, फिर मीर कासिम बनता है 1760 से 1763, फिर मीर जाफर बनता है 1763 से 65, और उसके बाद से अंतिम मुगल जो नवाब बंगाल का नवाब है, इसका नाम है निजामुद्दौला 1765 से 66। इसके बाद से बंगाल की सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों चली जाएगी। क्लियर हुआ? अब देखिए, हम मुर्शीद कुली खां के विषय में पढ़ते हैं। मुर्शीद कुली खां का टाइम पीरियड आप जान गए, 1713 ईस्वी से लेकर 1727 ईस्वी तक है। औरंगजेब के काल में यह काफी योग्य सूबेदार था और बहादुर शाह ने इसे जो है बंगाल की सूबेदारी सौंपी। उसके बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह के समय में और फारूक शाह के समय में यह बंगाल का सूबेदार ही रहता है। लेकिन मोहम्मद शाह का जब टाइम पीरियड आता है तो मोहम्मद शाह के समय दरबार में ईरानी और तुरानी ग्रुपों के बीच जो है षड्यंत्रकारी राजनीति से यह परेशान होकर यह बंगाल में एक स्वतंत्र नए राज्य की स्थापना करता है बंगाल की, और यह मुर्शीद कुली खां बंगाल का प्रथम नवाब बन जाता है 1719 ईस्वी में। याद रखेंगे, 1723 में 13 में बंगाल का सूबेदार बना और 1719 से 20 के बीच में बंगाल को बंगाल मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र होकर बंगाल प्रांत का प्रथम नवाब बनता है स्वतंत्र करके। कौन? मुर्शीद कुली खां। तो पहला प्रश्न आपसे यही पूछा जाएगा कि स्वतंत्र बंगाल प्रांत का संस्थापक कौन? मुर्शीद कुली खां। बंगाल प्रांत की स्थापना किस मुगल साम्राज्य के समय में मुर्शीद कुली खां ने की थी? तो मोहम्मद शाह। आपको याद होगा, पिछली क्लासों में हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी। अब देखिए, मोहम्मद शाह के काल में बंगाल स्वतंत्र बंगाल में नए जमींदारों का उदय भी हुआ, स्वतंत्र राज्य के रूप में हो गया मोहम्मद शाह के काल में। अब देखिए, सुजाउद्दीन का टाइम पीरियड 1727 से 1739 है। इतिहास की दृष्टि से, प्रश्नों के दृष्टि से यह शासक कोई विशेष महत्वपूर्ण योगदान नहीं करता है, इसलिए इसके विषय में हमें कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है। केवल ये थोड़ा सा एक क्रम याद रखने के लिए याद रखेंगे। मुर्शीद कुली खां के बाद सुजाउद्दीन बनता है 1727 से 1739 ईस्वी तक बंगाल का नवाब रहता है। यह एक याद रखेंगे, यहां से मुर्शीद कुली खां का दामाद है। यह कौन? सुजाउद्दीन जो है मुर्शीद कुली खां का दामाद है और 1727 से 1739 ईस्वी तक मुगल जो है बंगाल का नवाब रहता है। बंगाल प्रांत सूबा जो था उस समय पूरे भारत में जो है मुगल साम्राज्य के सभी सूबों में सर्वाधिक जो है धन की दृष्टि से मजबूत यह सूबा था, काफी समृद्ध सूबा हुआ करता था। इसलिए इस सूबा को लेकर मुगल साम्राज्य के जो बादशाह होते थे वो भी काफी रुझान रखते थे, काफी इस सूबा में दिलचस्पी रखते थे। और आगे देखेंगे किस तरह से इस सूबा पे ब्रिटिश सरकार भी अपना रुझान, ईस्ट इंडिया कंपनी भी इसे हड़पने का प्रयास करेगी और अपनी पूरी ताकत इस सूबा को प्राप्त करने में लगा देगी। अब देखिए यूरोपियों की तुलना, अब देखिए यहाँ पे अलीवर्दी खां, याद रखेंगे अलीवर्दी खां, एक बताया मैंने कि यह काफी महत्वपूर्ण शासक है। क्रम से देखें तो यह तीसरा शासक है। सुजाउद्दीन के बाद यह गद्दी पर बैठता है। 1740 से 1756 ईस्वी तक यह बंगाल का नवाब रहता है अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां के विषय में एक बात याद रखेंगे कि इसने अपने पुत्री के पुत्र जो कि पोता था इसका, जिसका नाम सिराजुद्दौला है, उससे कहा कि देखो ये जो यूरोपीय हैं इनकी तुलना उसने मधुमक्खी से की। कहा कि ये मधुमक्खी की तरह हैं, यदि इन्हें छेड़ोगे नहीं तो यह शहद देंगे, यदि छेड़ दोगे तो ये तुम्हें काट खाएंगे। इसलिए अलीवर्दी खां ने सिराजुद्दौला को गद्दी देते हुए इन अंग्रेजों से, यूरोपियों से सतर्क होने की सलाह दी थी।
नवाब सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला का टाइम पीरियड है 1756 से 1757। ये काफी महत्वपूर्ण है। अलीवर्दी और सिराजुद्दौला का बिल्कुल टाइम पीरियड याद रखेंगे। ये किस लिए महत्वपूर्ण है? अलीवर्दी खां के पुत्री का पुत्र है, याद रखेंगे। अलीवर्दी खां के पुत्री का पुत्र है। अंग्रेजों ने कलकत्ता और फ्रांसीसियों ने चंद्र नगर की, याद रखेंगे। कभी कभी पूछता है कि कलकत्ता पर किसका अधिकार था, कलकत्ता में व्यापारी कोठी किसने बनाई थी, तो ये बताए हैं अंग्रेज। और चंद्र नगर है, चंद्र नगर पे किसका है, चंद्रगिरी पर किसका अधिकार है, तो फ्रांसीसियों का। ये कलकत्ता के ही पास दोनों हैं। अब क्या हुआ कि जब सिराजुद्दौला नवाब बनता है तो कलकत्ता में अंग्रेजों ने किलेबंदी शुरू कर दी और फ्रांसीसियों ने चंद्र नगर की किलेबंदी शुरू कर दी। सिराजुद्दौला आदेश देता है कि आप लोग इस किलेबंदी को बंद करो और जो है जिस अवस्था में यह किला है, यह आप लोगों की जिस अवस्था में कोठी है, कंपनी है, वैसे ही रहने दिया जाए। फ्रांसीसी सिराजुद्दौला की बात को मान जाते हैं, लेकिन अंग्रेज सिराजुद्दौला की बातों को नहीं मानते हैं। सिराजुद्दौला अंग्रेजों पर काफी गुस्सा करता है और देखें नवाब के मना करने पर भी अंग्रेज नहीं मानते हैं। अब परिणाम क्या होता है यहां देखेंगे कि जून 1756 ईस्वी, ये समय याद रखेंगे। डेट है इसका 4 जून 1756। 4 जून 1756 में कासिम बाजार पर, कासिम बाजार पश्चिम बंगाल में कासिम बाजार था, कासिम बाजार पर सिराजुद्दौला आक्रमण करता है और आक्रमण करके कासिम बाजार पर यह अधिकार कर लेता है। कौन? कासिम बाजार उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के पास हुआ करता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ठिकानों पर, कासिम बाजार के ठिकानों पर सिराजुद्दौला आक्रमण किया और 1756 में इस पर आधिपत्य कर लेता है। अब देखिए 15 जून याद रखना होगा, डेट यदि तो याद रखें, डेट रखने की नहीं, ये क्रम याद रखेंगे कि सबसे पहले जून में 1756 में सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार पर आधिपत्य कर लिया, अंग्रेजों को वहां से भगा दिया। उसके बाद से जून 1756 में 15 जून 1756 को कलकत्ता पर जो अंग्रेजों ने जो अपनी कोठी बनाई थी, इसका नाम था फोर्ट विलियम। कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर आक्रमण करता है और इस पर यहां से अंग्रेजों को भगाकर इस पर भी अधिकार कर लेता है। अंग्रेजों को भागने के लिए मजबूर कर देता है और अंग्रेज भागकर फुल्टा द्वीप, बंगाल की खाड़ी में एक फुल्टा द्वीप है, उसी द्वीप पर जाकर अंग्रेज शरण लेते हैं। क्लियर हुआ? अब देखें इससे एक घटना जुड़ी है, ब्लैक होल की घटना। अब ये क्या है, थोड़ा सा ये समझें कि ब्लैक होल की घटना क्या है। जब फोर्ट विलियम से अंग्रेजों को भगाता है, उस पर आधिपत्य कर लेता है, तो कुछ अंग्रेज बंदी बनाए जाते हैं। ब्लैक होल की घटना को समझे, इसे इतिहास में काल कोठरी की घटना के नाम से जानते हैं। यह घटना कब हुई? 20 जून 1756। काल कोठरी की घटना या ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को होती है। यह युद्ध कब हुआ? 15 जून 1756 को सिराजुद्दौला फोर्ट विलियम पर आधिपत्य कर लेता है, अधिकार स्थापित कर लेता है और अंग्रेजों को भगा कर खदेड़ देता है और अंग्रेजों को भागकर बंगाल की खाड़ी में स्थित फुल्टा द्वीप पर शरण लेनी पड़ती है और कुछ अंग्रेज बंदी बनाए जाते हैं। यह घटना, ब्लैक होल की घटना, सत्य है या असत्य है, यह अभी तक इतिहास में प्रश्न विवाद का विषय बना हुआ है। इस घटना को पहली बार किसने कहा? हॉलवेल। यह प्रश्न पूछता है कि काली कोठरी की घटना को किसने उजागर किया था? तो हॉलवेल ने एक पत्रिका लिखी और उस पेपर में यह बताया कि 18x14 के एक कमरे में, जिसकी लंबाई 18 थी और चौड़ाई 14 थी, उस कमरे में सिराजुद्दौला ने 146 जो है अंग्रेजों को बंदी बना दिया और उसी में बंदी बनाकर रख दिया। सुबह जब उस कमरे को खोला गया तो मात्र 23 लोग उससे जिंदा निकले, बाकी सबकी मौत हो चुकी थी दम घुटने के फलस्वरूप। यह बात कौन कहता है? हॉलवेल कहते हैं।
सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को बंदी बनाकर 146 अंग्रेजों को 18/14 के कमरे में बंद कर दिया। अगले दिन उस रूम को खोला गया तो मात्र 23 अंग्रेज। ये प्रश्न पूछता है कि कितने लोग थे, तो 46 लोगों को बंदी बनाया था। कितने लोग बचे, तो 23 लोग बचे थे। इस घटना का जिक्र कौन करता है, तो हॉलवेल इस घटना का जिक्र करता है। किसने बंदी बनाया? इसी घटना को इतिहास में काली कोठरी के नाम से जानते हैं। और मात्र 23 अंग्रेज जिंदा बचे थे, 146 मारे गए। और यह घटना हॉलवेल ने काफी तुल पकड़ाई और अंग्रेजों के कान खड़े हो गए। कोई भी यदि अमेरिकी, आज भी आप देखते हैं कि 2-4 सैनिक यदि अफगानिस्तान और ईरान में जब मारे जाते थे तो पूरा अमेरिका अफगानिस्तान और ईरान को तहस नहस कर देता था। अब समझे यही स्थिति थी यूरोपियों में। 23 का मरना काफी बड़ा प्रश्न हो गया था यूरोप में, और यूरोपियों ने यह ठान लिया अंग्रेजों ने कि यह बदला हम सिराजुद्दौला से लेकर ही रहेंगे। अब पता नहीं कि यह एक षड्यंत्र था, यह सिराजुद्दौला को गलत ठहराने का और अंग्रेजों द्वारा किए गए कुकृत्यों को सही ठहराने के लिए शायद यह जो है षड्यंत्र हॉलवेल ने रचा था और सिराजुद्दौला को बदनाम करने का प्रयास कर रहा था। ये हो सकता है, लेकिन ये काली कोठरी की घटना आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। याद रखेंगे इस घटना को किसने उजागर किया, हॉलवेल ने। कितने अंग्रेज थे, 146। कमरा कितना था, 18/14 का। कितने बचे थे, तो 23। आगे चलते हैं। अब इसके बाद से, इस युद्ध के बाद अलीनगर की संधि हुई 1757 ईस्वी में। किस किस के बीच हुई, तो अलीनगर, ये कलकत्ता में है। अलीनगर की संधि हुई 1757 में। ये भी डेट आप याद रखेंगे कि अलीनगर की संधि कब हुई, तो 1757 ईस्वी में। और इस संधि में क्या हुआ कि अंग्रेजों को पुनः जो है फोर्ट विलियम पर अधिकार दे दिया गया। क्लाइव ने ये संधि सिराजुद्दौला से की थी। अब प्लासी का युद्ध समझे। प्लासी का युद्ध यह बंगाल में हुआ था। नदिया जिले में यह प्लासी स्थान है, गंगा नदी के तट पे है। गंगा का नाम वहां बदल गया है। गंगा नदी के तट पर यह प्लासी है। सिराजुद्दौला और ब्रिटिश गवर्नर क्लाइव के बीच यह युद्ध होता है। क्लाइव ने ठान लिया है कि मैं सिराजुद्दौला से बदला लेकर ही रहूंगा, और इस मुहिम को वह जारी रखता है। और वह सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र करता है। और इस षड्यंत्र में मीर जाफर जो सेनापति है सिराजुद्दौला का, जगत सेठ जो बंगाल का बैंकर है, काफी धनाढ्य व्यक्ति है, अमी चंद जो बंगाल का व्यापारी है, राय दुर्लभ जो दीवान है सिराजुद्दौला का, और घसीटी बेगम जो मौसी है सिराजुद्दौला की, इन सबको क्लाइव धन के लोभ में, किसी को पद का लोभ देकर अलग अलग तरह से सबको खिलाफ कर देता है सिराजुद्दौला को, और इनके साथ मिलकर षड्यंत्र करता है सिराजुद्दौला को गद्दी से हटा देने के लिए। इसमें सबसे बड़ा रोल जाफर कर रहा है। और मीर जाफर ये सेनापति है। अब देखें कि सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना प्लासी के युद्ध में आमने सामने जब होती है तो एक भी वार जो है मीर जाफर नहीं करता है, अपने हाथ बांधकर खड़ा रहता है। कुछ ही मात्र 3 घंटे में इस युद्ध का निर्णय हो जाता है। मीर मदना और मोहनलाल ये 2 नवाब के सेनापति हैं। इन्होंने युद्ध में अपने जान की बाजी लगाकर राज्य को बचाने का, बंगाल को बचाने का प्रयास किया, नवाब को बचाने का प्रयास किया। अंततोगत्वा मीर मदना मारा जाता है और मोहनलाल युद्ध करते हुए जो है अंग्रेजों के साथ भिड़ा हुआ है। उसी समय क्या होता है कि बहुत सारी सेना मारी जाती है, और जब सेना की को परास्त होते देखकर सिराजुद्दौला वहां से भाग निकलने का प्रयास करता है, पालकी में सवार होकर भागता है। भागने के दौरान ही सिराजुद्दौला भागने में सफल रहा और मुर्शिदाबाद में मीर जाफर के पुत्र ने उसकी हत्या कर दी। और मीर जाफर, इसकी हत्या के बाद मीर जाफर 1757 से लेकर 1760 तक बंगाल का जो है नवाब रहता है। अब अगली क्लास में हम देखेंगे कि किस तरह से बक्सर का युद्ध होता है और धीरे धीरे इस बंगाल प्रांत जो स्वतंत्र प्रांत है, इस पर धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से आधिपत्य कर लेती है और मुगल साम्राज्य से निकला हुआ यह प्रांत ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों चला जाता है। दैट्स ऑल, थैंक यू, धन्यवाद।